Today, I'll explain tricellular meridional circulation of the atmosphere. आज हम वायुमंडल के त्रिकोशिकीय देशांतरीय परिसंचरण की व्याख्या करेंगे। लेकिन पहले ये बता दें आपको कि वायुमंडल के परिसंचरण के संदर्भ में दो स्कूल हैं। एक तापीय स्कूल या संप्रदाय और दूसरा आधुनिक स्कूल या संप्रदाय। In the beginning, I may tell you that there are two schools of thoughts, concepts about the atmospheric circulation. Number one is थर्मल स्कूल या तापीय स्कूल। नंबर टू इज आधुनिक स्कूल, मॉडर्न स्कूल। मैंने पहले आपको बता दिया है कि हेडली महोदय ने 1735 ईस्वी में स्थापित किया कि धरातल और वायुमंडल में एक कोशिकीय परिसंचरण होता है जबकि पृथ्वी परिभ्रमण करती है। और हेडली के अनुसार जो दबाव, वायु के दबाव क्षेत्र होते हैं वह तापीय होते हैं, ताप जनित होते हैं। हाई एंड लो प्रेशर्स आर इंड्यूस्ड, जनरेटेड बाय थर्मल कंडीशंस, दे आर थर्मली इंड्यूस्ड। लेकिन बाद में फेरल महोदय ने बताया कि नहीं, वायुमंडल में संचरण जो होता है एक कोशिकीय नहीं होता है बल्कि तीन कोशिकीय होता है। लेटर ऑन फेरल propounded that there, instead of unicellular circulation of the atmosphere, there is tricellular meridional circulation of the atmosphere। अर्थात धरातल और वायुमंडल में वायु के परिसंचरण के तीन कोशिकाएं विकसित होती हैं। In other words, 3 cells of air circulation are developed on the earth surface and in the atmosphere। नंबर 1 इज द हेडली सेल। प्रथम सेल जो है उसको हेडली सेल कहते हैं या उष्णकटिबंधीय कोशिका कहते हैं, और ये 30 अंश उत्तरी अक्षांश और भूमध्य रेखा के बीच दोनों गोलार्धों में होती है। द फर्स्ट सेल इज कॉल्ड एज हेडली सेल और ट्रॉपिकल सेल दैट ऑपरेट्स between 30 degree north and the equator between both the poles। एक चीज और मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि कोशिकीय वायु के संचरण के लिए आवश्यक होता है कि जिस दिशा में धरातल पर पवन का संचरण होता है ऊपर यानी क्षोभ मंडल में वायु का संचरण उसके विपरीत दिशा में हो चाहिए। आई में क्लियर वन थिंग दैट एज पर डिमांड एंड रूल ऑफ सेलुलर सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर देयर मस्ट बी एंटी डायरेक्शन विंड एलॉफ्ट इन द ट्रोपोस्फियर टू दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ सरफेस विंड्स। Suppose if the winds are blowing from east to west on the surface, there must be wind direction from west to east in the troposphere। अब हम देखते हैं कि हेडली सेल में या उष्णकटिबंधीय कोशिका में यह कितना सही है। Now let us examine the operation of this हेडली सेल in the tropical zone। हवाएं भूमध्य रेखा पर अधिक ऊष्मा प्राप्त होने के कारण गर्म होती हैं, फैलती हैं, हल्की होती हैं
और ऊपर उठती हैं, ठंडी होती जाती हैं। द एयर इज हीटेड on the ground surface over the equator because of very high heat energy. Being heated, they expand, they become lighter, they ascend and lose temperature and are cooled down in the troposphere. क्षोभ मंडल में पहुंचने पर ये दो दिशाओं में बढ़ जाती हैं। These ascending air, cool air, are diverted towards the North Pole and towards the South Pole, यानी उत्तर और दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। और ये ठंडी हवाएं भारी होने के कारण 30 अंश 35 अंश अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में नीचे उतरती हैं। Since these cold winds are heavier, so they descend near the 30-35 degree latitudes in both the hemisphere and they form high pressure therein. इस तरह से ये नीचे उतरती हुई हवाएं 30 अंश 35 अंश अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में उच्च वायु दाब का निर्माण करती है। And this high pressure, subtropical high pressure, is dynamically induced. इस उच्च वायुदाब से हवाएं भूमध्य रेखा की तरफ दोनों गोलार्धों में चलती है। Winds blow from subtropical high pressure to equatorial low pressure, and because of the Coriolis force, they are diverted, deflect to the right in the northern hemisphere, and they are deflected to the left in the southern hemisphere. इस तरह से उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवा और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवा का जनन होता है। अब देखते हैं ऊपर क्या स्थिति है। हम क्षोभ मंडल में जब देखते हैं तो इन धरातलीय व्यापारिक हवाओं के विपरीत दिशा में हवाएं प्रवाहित होती हैं, यानी धरातल पर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम उत्तरी गोलार्ध में, तो क्षोभ मंडल में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हैं और इस तरह से एक पूरा चक्र पूर्ण हो जाता है। एंड thus a cycle is completed and therefore the Hadley cell operates perfectly in the tropical areas. अब हम देखते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है। तो ध्रुवों पर अत्यधिक न्यूनतम ऊष्मा प्राप्त होने के कारण उच्च वायुदाब बनता है। हाई प्रेशर डेवलप्स ओवर द पोल्स बिकॉज ऑफ मिनिमम इंसुलेशन एंड इंटेंस कोल्ड, जबकि मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में यानी 60 अंश 65 अंश अक्षांशों पर दोनों गोलार्धों में पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण हवाएं फैल जाके धरातल पर भी वो प्रवाहित होती हैं और ऊपर भी उड़ जाती हैं और जिस कारण वहां पर निम्न वायुदाब बन जाता है। A low pressure develops over the latitude 60-65 degrees in both the hemisphere because of the rotation of the earth. The winds spread horizontally as well as vertically, and thus this low pressure is again dynamically induced. और ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब जो है गतिजन्य है। परिणाम स्वरूप ध्रुवीय उच्च वायुदाब से पोलर सेल में मध्य अक्षांशीय निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलती हैं और उत्तरी गोलार्ध में कोरियालिस फोर्स के कारण ये दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा में चलती हैं। इन्हें हम ध्रुवीय पूर्वी हवा कहते हैं। दीज आर कॉल्ड पोलर ईस्टर्लीज। लेकिन अब देखते हैं ऊपर क्या होता है।
क्षोभ मंडल में जाने पर इनके विपरीत दिशा में हवाओं का प्रवाह देखा गया है। एंटी डायरेक्शन winds have been observed in the troposphere in polar cell। तो पोलर सेल भी पूरी तरह से क्रियाशील हो जाता है और पूर्ण हो जाता है। Thus polar cell is also complete and operates very well। अब देखते हैं मध्य अक्षांशीय उच्च वायुदाब, मध्य अक्षांशीय निम्न वायुदाब और उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब के बीच में जो फेरल सेल है उसमें क्या स्थिति होती है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एयर सर्कुलेशन between the subpolar low pressure belt and subtropical high pressure belt, that is feral cell। तो यहाँ भी उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब से हवाएं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ प्रवाहित होती हैं सतह पर। The air blows on the earth surface from the subtropical high pressure belt to subpolar low pressure belt, or because of Coriolis force the direction becomes southwesterly in the northern hemisphere and northwesterly in the southern hemisphere। तो सतह पर इन्हें हम पछुआ हवा कहते हैं। अब देखते हैं कि क्षोभ मंडल में क्या स्थिति बनती है इस फेरल सेल में। तो रासबी महोदय ने ये अवलोकन किया है, अध्ययन किया है कि फेरल सेल में धरातल से ऊपर जाने पर क्षोभ मंडल में धरातली हवा के दिशा के विपरीत दिशा वाली हवाएं प्रवाहित नहीं होती हैं। Rossby has found and observed that there is no anti-directional wind circulation in the upper atmosphere in the feral cell। He observed that there is also westerly wind aloft। रासबी ने भी पाया कि क्षोभ मंडल में फेरल सेल में भी पछुआ हवा प्रवाहित होती है, सतह पर भी पछुआ और ऊपर भी पछुआ हवा। Because there is much interference and modification by temperate cyclones, anticyclones, turbulent air flow and jet stream। क्योंकि ऊपर जाने पर वायु के संचरण में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों, प्रतिचक्रवातों, वायु विक्षोभों और जेट स्ट्रीम द्वारा कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जिसमें उनमें परिवर्तन होता रहता है। Thus, the feral cell is not validated। इस तरह से अभी तक फेरल सेल को पूर्णतया प्रमाणित नहीं किया जा सका है। Much more observation and researches are required to validate, to prove or disapprove the tricellular meridional circulation of the atmosphere। वायुमंडल के त्रिकोष्कीय देशांतरीय परिसंचरण को प्रमाणित करने के लिए या उसके को अस्वीकार करने के लिए अभी और शोध और अवलोकन की आवश्यकता है। बस आज इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।